बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और ये बहुत बड़ी। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो ख़बर मैं आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से मुस्लिम नेताओं का पतन हो रहा है, ये कहिए कि पतन किया जा रहा है, और कुछ बहुत ही मुख्तसर से मुद्दत और कार्यकाल के अंदर लॉकडाउन से और अब तक जिस तरह से मुस्लिम बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को कहीं उनका मर्डर किया जा रहा है, कहीं उनको जो है ऑन कैमरा उनको शूट कर दिया जा रहा है, और जिस तरह से एक एक करके तकरीबन कुछ 8-7 सालों के, क्या बल्कि 5-6 सालों के दरमियान के अंदर जो बड़े बड़े नेताओं के, मुस्लिम नेताओं की खपत पैदा हो गई है। जो भी 2-4-5 गिने चुने मुस्लिम नेता थे जो जाने पहचाने थे, उनको लेकर जो एक खपत बनती जा रही है और एक खाई बढ़ती जा रही है। देखा जाए जिस तरह से वो एक के बाद दुनिया से छोड़कर जा रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है। दरअसल एक तो मुसलमानों की जो मुस्लिम लीडरशिप है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ नेता हैं, जो कुछ नामचीन नेता थे, किसी का उनमें से मर्डर कर दिया जाता है, किसी का उनमें जो है खुलेआम उनका शूट आउट कर दिया जाता है, और किसी का जो है ऑन कैमरा उनको गोली मार दी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दरअसल आज बाबा सिद्दीकी की मौत से रिलेटेड। दोस्तों, जिस तरह से उनकी मौत की अचानक खबर आई थी, गैर रात उनके जो गोली लगी, फिर कुछ देर घंटे 2-4 घंटे के बाद उनकी मौत की खबर आ जाना, ये अपने आप में ही एक भयावह है। एक ऐसा सिस्टम के लिए जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ होती है, किस तरह से एक कद्दावर नेता जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे, उनको खुलाम गोली मार दी जाती है, और उनको किसी तरह की, बाज़ लोग Y+ कैटेगरी कह रहे हैं, कुछ Y कैटेगरी की सिक्योरिटी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ जो पुलिस का बयान भी आया है, उनको कोई ना कोई कैटेगराइज सिक्योरिटी थी। 3 लोग उनकी सुरक्षा में थे, उसके बावजूद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये ऐसे कानून राज पर बड़ा धब्बा है और बड़े निशान है, जिसमें रात दिन पूरे देश संविधान से चलने की दुहाई पीटता है। उसके बावजूद एक मुस्लिम नेता जो लंबे समय जिनका कार्यकाल रहा, और तकरीबन कहा जाए तो सत्ता की जो हिमायती पार्टी है, जो महाराष्ट्र की सत्ता की हिमायती पार्टी है NCP अजीत पवार, उनके नेता को गोली मार दी जाती है और उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये अपने आप में सोचने का मकाम है। वैसे कहने को तो इसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जोड़ा जा रहा है, और 2 शूटरों को इसमें गिरफ्तार कर दिया गया है, तीसरा अभी तक फरार है। सबसे पहले इसको लेकर ओवैसी ने जो निशाना साधा है वो सुनिए, उसके बाद पुलिस ने उनके बारे में क्या कुछ कहा है। हाल फिलहाल का ताज़ा बयान आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, 3 मरतबा के मिले और जो खुद उनकी पार्टी के अलायंस में है, आप उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3-3 गोलियां मारी जाती हैं। तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और BJP सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम भी हो रहा है कि मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिखकर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। सर, चुनाव होने हैं सूबे में, क्या उसके ताल्लुक से आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज़्यादा यह है कि वहाँ की सरकार ने पुलिस को कमज़ोर करके रख दिया, ख़ास तौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका जनता, इसका खमियाजा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि खमियाजा आम जनता भुगत रही है कि उनको सिर्फ
पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है वो अपनी जान को बचाने की फिक्र में है। उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के करीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिखकर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के खिलाफ जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गाली देते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है, जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबईकर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये। और उस पर सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र चुनाव में जाने वाला राज्य है, ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को पॉलिटिकली कैसे देखती है, जस्टिस डिमांड? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम बहुत भावुकता के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े हैं। उस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन हम सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर हत्या हुई कैसे? इस पे राजनीति से ज्यादा ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और जब कानून व्यवस्था की बात आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इधर मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है, और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है, और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूं, जो कि अमेरिका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी अबू सेलम ने, कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा? और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है। और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कनाडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूँ तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें,
और 1-2 फुट सोल्जर्स पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे जरूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जैसे कि आपने जिक्र किया जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल अशरफ के साथ भी किया गया था, उसमें भी 3 लड़के आए जो कि काफी यंग एज के थे। सेम सिचुएशन यहाँ, जैसे कि हाई टेक पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं आप इन चीजों में? क्या मैं ये देख रहा हूँ कि हथियार हवा से नहीं आते। 9mm की ब्लैक में भी, असली अगर देखें मार्केट में प्रोहिबिटेड बोर है, मिलेगा नहीं, लेकिन ब्लैक में भी बताया जाता है कि 10 लाख से कम नहीं आता है। अगर अतीक के केस में आए थे वो भी अत्यंत आपत्तिजनक था। पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की हत्या अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है। इसके ऊपर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई, और जो भी पुलिस ड्यूटी एस्कॉर्ट में थे, हालांकि जुडिशियल कमीशन और एक कमीशन ने उसमें कोई त्रुटि नहीं देखी, लेकिन मेरा इसमें मतभेद है। मैं चाहूंगा कि पुलिस कस्टडी में मौत एक गंभीर अपराध है और पुलिस कर्मियों की संलिप्तता अथवा निष्क्रियता या दोनों ही परिस्थितियों में कार्रवाई होनी चाहिए थी। वर्तमान परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के शूटर आ रहे हैं, आप देखें करनैल सिंह हरियाणा से, दूसरे धर्मराज उत्तर प्रदेश से, और 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं, और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। रेकी करना और इस तरीके से आक्रमण करके हत्या करना, मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका सफल अनावरण होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से ये यंग दुनिया में बढ़ती जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं एज ए यूपी के फॉर्मर डीजीपी? पूर्व पुलिस महानिदेशक होने के नाते और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बच्चों से, लड़कों से कहूंगा, ग्लैमर के चक्कर में न पड़े। एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके की जो रास्ता पकड़ता है उसका एक ही गंतव्य है, मौत। इस रास्ते के न चुने, क्योंकि इसमें आज तक किसी को मैंने लाभान्वित होते नहीं देखा। कुछ समय के लिए वैभव और ग्लैमर मिलता है, उसके बाद लाश चीर घर में पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इसलिए इस रास्ते को न देखें, मेहनत। आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से ओवैसी और अन्य नेता, इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरे रिटायर्ड IAS ऑफिसर वगैरह और 3-4 लोगों का हमने आपको बयान सुनाया, ताकि आप तक इसकी सच्चाई समझ सके, और लोग जो सवाल उठा रहे हैं, नेता जो सवाल उठा रहे हैं, सियासी नेता जो सवाल उठा रहे हैं, उनसे भी आप आगाह हो सकें। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा कीजिए दोस्तों कि जिस तरह से उनका मर्डर हुआ खुलेआम, आप भी जानते हैं कि ये एक ऐसे गुमनाम नेता है जिनके ताल्लुक से कोई बयानबाजी इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती। साल में एक बार अफ्तार पार्टी के बहाने ये सुर्खियों में आते हैं, फिर अगले साल अफ्तार पार्टी में ही ये नज़र आते हैं। लेकिन क्या कुछ दुश्मनी रही, क्या नहीं रही? बाज़ लोग कह रहे हैं कि इनको सलमान खान की दोस्ती महंगी पड़ी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से जो जोड़ा जा रहा है, एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है, आपको दिखा देते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम सलमान खान से जंग नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ताल्लुक से भी कहा जा रहा है कि जो लोग इनकी हिमायत में खड़े हो रहे हैं वो भूल रहे हैं कि दाऊद के साथ मको कामित जेल में बंद थे। बहरहाल तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं और लगते चले आ रहे हैं लोगों पर, और लग जाते हैं बाज़ पर झूठे, बाज़ पर सच्चे। ये तो सच्चाई क्या थी ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जिस तरह से खुलेआम एक नेता की, जिसका बेटा विधायक, जो एक लंबे समय तक खुद विधायक रहे, उसकी जो हत्या हो जाती है, तो आम जो पब्लिक है वो अपने लिए सुरक्षित महसूस करने में ज़रा डरती है। इसलिए हमारी महाराष्ट्र सरकार से यही उम्मीद है कि गुंडा राज को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको अंत में पुलिस का बयान सुना देते हैं। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी, ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफिस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के API दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है।
सर बरामद क्या हुआ है? आरोपी के पास से बरामद क्या हुआ है? ये कहा जा रहा है कि 2 पिस्टल बरामद हुई है और दोनों की उम्र को लेकर भी, एक आरोपी की उम्र को लेकर भी सवाल कोर्ट में खड़े हुए, क्या मामला है? एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। ये अभी तक की जांच में ऐसा कुछ बोला है? इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था वहाँ पर? बाबा सिद्दीकी क्या वहाँ पर कोई इवेंट अटेंड करने गए थे, उसके बाद वो अपने बेटे के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, उस दौरान उन पर फायरिंग हुई है? गरबा का कोई इवेंट अटेंड करने गए थे? ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आप बता देंगे तो? इसकी डिटेल्स हम आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी? बाबा सिद्दीकी को सिक्योरिटी थी सर? क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। एक बोलिए प्लीज। आपने कहा कि जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।